आज का दिन वैश्विक कूटनीति के इतिहास में संभवतः स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? आप भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति को देखिए। एक तरफ बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, तो दूसरी तरफ मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। एक तरफ टोक्यो में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, तो वॉशिंगटन डीसी और कनाडा में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और यह केवल इत्तेफाक नहीं है, यह है भारत का वैश्विक कूटनीतिक चक्रव्यूह। और अर्जुन की तरह कैसे भारत निकलेगा, यह हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय जो 4 तस्वीरें हैं, रणभूमि में हम 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। पहली खबर बीजिंग से आ रही है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति के बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन बार बार प्रयास कर रहा है कि चलो बॉर्डर पर जो हो रहा है होने दो, हम बाकी रिश्ते सुधार रहे हैं। भारत ने बोला नहीं। भारत चीन पर सैन्य दबाव बनाए रखकर अपनी सीमाओं को न केवल सुरक्षित कर रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर मॉस्को से, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और न केवल रूस को बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इस पर अमेरिका का या किसी भी देश का दबाव नहीं बन सकता। सस्ता कच्चा तेल और भारत में भारतीयों का हित भारत के लिए सर्वोपरि है। तीसरी बड़ी खबर टोक्यो से, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इस समय चाइना +1 नीति के तहत जापान के निवेश को भारत में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब, सेमीकंडक्टर का एक नया हब बन सके। और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले 20 सालों में बहुत बहुत जरूरी है। अगर 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 साल जब हम मनाएंगे, अगर हमें असल में विकसित भारत होना है, असल में वो जो सपना देखा है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर हब और इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनना बहुत जरूरी है। चौथी खबर यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वॉशिंगटन से लेकर कनाडा तक के दौरे की है। दरअसल निर्मला सीतारमण अमेरिकी टैरिफ और आईटी सेक्टर के हितों की रक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा कर रही है। वॉशिंगटन हो या मॉस्को, टोक्यो हो या बीजिंग, देखिए परस्पर देशों में तनाव भी हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, लेकिन भारत सभी के साथ अपने रिश्तों को और सुदृढ़ करते हुए इंडिया फर्स्ट की जो नीति है उस पर आगे बढ़ रहा है। भारत किसी भी खेमे में नहीं है, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था में एक रूल मेकर। यह बहुत बड़ी बात है। नए नियम कैसे लिखे जाएंगे, नए नियम क्या होंगे? क्या अमेरिका का डिक्टेशन आएगा या चीन का, या फिर भारत डंके की चोट पर अपनी बात करेगा? यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो इस समय बीजिंग से आ रही है। दरअसल जो बॉर्डर टॉक्स है, 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स SR लेवल की टॉक्स वार्ता है, उससे ठीक पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जोंग से उच्च स्तरीय मुलाकात की है। चीन ने भारत के साथ रिश्तों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए की बात कही। बीजिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपनी रणनीतिक भरोसे को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, सहयोग की संभावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और द्विपक्षीय रिश्तों को स्थिर बनाने के लिए मतभेदों को संभालना चाहिए। बीजिंग में भारत चीन के बीच प्रतिनिधि स्तर की यह 25वें दौर की बातचीत चल रही है। अजीत डोभाल इसी के लिए बीजिंग में है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है और सीमा शांत होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, तभी बाकी रिश्ता आगे बढ़ेगा। सीमा पर शांति, एलएसी पर स्थिरता द्विपक्षीय और आर्थिक संबंधों की नींव है। यह मुलाकात केवल एक मिलने का बहाना नहीं है। दरअसल अगले महीने भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन को अपनी शर्तों पर लाने की भारत की यह सामरिक सीमाओं को अभेद्य बनाने का एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
अजीत डोभाल का यह जो दौरा है 12 से 13 सितंबर भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हो रहा है। अब तक शी जिनपिंग की तरफ से इसमें शामिल होने की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर हाल ही में भारत चीन के बीच तनाव का मुद्दा भी छाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अजीत डोभाल पाकिस्तान के भी बड़े एक्सपर्ट हैं और वो चीन से ज्यादा पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है। हालांकि वो चीन और पाकिस्तान दोनों की रग रग से वाकिफ है। अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ सीमा पर शांति रहे तो चीन को अजीत डोभाल के एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, परखना चाहिए। सच्चाई यह है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट और बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक चीन का जो लगभग $60 बिलियन या अब तक $62 बिलियन सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में फंसा हुआ है। इस समय पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत की आग, कई लोग तो इसे स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं। बलूचिस्तान में ये जो आग है इसमें चाइना का सीपीसी प्रोजेक्ट झुलस गया है। डोभाल की भूमिका एलएसी से लेकर एलओसी के उस पार तक बहुत महत्वपूर्ण है और यह चीन के हित में होगा कि अरुणाचल प्रदेश पर तनाव बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान में अपने हितों की रक्षा करे। यह बहुत बड़ा कदम है। देखिए, एक चक्रव्यूह है इस समय, लेकिन चक्रव्यूह में अर्जुन की तरह भारत को निकलना आता है। उस पर देखिए यह रिपोर्ट। चीन के पास रिश्ते सुधारने का सुनहरा मौका। बीजिंग में पाकिस्तान एक्सपर्ट अजीत डोभाल। अरुणाचल में तनाव बढ़ाया तो समझो पीओके में चीन पछताया। 12 साल से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे अजीत डोभाल कोई मामूली शख्स नहीं। उस पाकिस्तान में 7 साल तक जासूस के तौर पर बिता चुके हैं जो चीन का गुलाम बन चुका है। लेकिन इन दिनों वो चीन के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि पीओके से बलूचिस्तान तक बगावत ने $62 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक को संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान आतंकी हमलों में चीनी इंजीनियरों की जान बचाने में नाकाम रहा है। दूसरी तरफ चीन के रणनीतिकार डोभाल डॉक्ट्रिन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो रक्षात्मक आक्रामक नीति पर काम करती है। डोभाल के कार्यकाल में ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दिया। चीन को डर है कि अगर पाकिस्तान की कमजोर स्थिति या पीओके की उथल पुथल के बीच भारत ने कोई बड़ा कदम उठाया तो उसका सीपेक डूब जाएगा। तो जब बीजिंग में वांग यी के सामने अजीत डोभाल बैठते हैं तो चीन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो एक ही झटके में पाकिस्तान के रास्ते चीन की दुखती रग यानी सीपेक को दबाने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि जब लद्दाख में काफी हद तक शांति है और हाल ही में अरुणाचल में चीन ने जो दबाव बढ़ाया है उसे कम करने में ही उसकी भलाई है। इसी बैकग्राउंड में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उपराष्ट्रपति हान झेंग से बीजिंग में मुलाकात की। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर बात हुई। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री और सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाए गए वांग यी के साथ मुलाकात हो रही है। भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर की सीमा है, जिसे एलएसी कहते हैं। 2020 में गलवान की खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों ने इस पर लगभग शांति को कायम कर रखा है। लेकिन बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के सुदूर तकसिंग में चीनी सेना के टेंट लगाए जाने का मामला सामने आया। भारतीय सेना और सरकार ने चीन की किसी घुसपैठ से इनकार किया, लेकिन ये माना कि तनाव है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर उन्हें चीनी नाम देता रहा है। इस बार भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के भारतीय नामों वाला अपडेटेड मैप जारी कर दिया। चीन नाराज हुआ तो भारत ने 2 टूक कह दिया। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्बाध
निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। वहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद पर चीन को दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, 2020 से 2024 के बीच सीमा की स्थिति खराब रही और संबंधों की बहाली के लिए सीमा पर शांति अनिवार्य है। संबंधों में स्थिरता भारत और चीन दोनों के हित में है, लेकिन दोनों के संबंध सीमा पर हालात से तय होंगे और संबंध सामान्य होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा भी अहम है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है। राष्ट्रपति पुतिन कंफर्म कर चुके हैं कि वो इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन चीन की ओर से जिनपिंग के आने की पुष्टि नहीं हुई है। डोभाल वांग यी की मुलाकात चीन के लिए इसे कंफर्म करने का अच्छा मौका है। उम्मीद है संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन डोभाल के दौरे का फायदा उठाएगा। आज तक ब्यूरो।